ये मॉब लिंचिंग के डाटा आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे। 2017 के बाद डाटा रिकॉर्ड होना बंद हो गए, लेकिन मॉब लिंचिंग नहीं बंद हुई। ये नोटबंदी होती है, कोरोना में किस तरह से लोगों लाखों लोग मारे गए और कितने लोग कैसे क्या हो गए, फिर भी सरकार जीत रही है। सरकार वोटों से नहीं जीत रही, सरकार ईवीएम मैनिपुलेशन से जीत रही है। और ये नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। आज 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। इस दिवस के अवसर पर अंबेडकर समाज पार्टी गुजरात प्रदेश और फोरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस के संयुक्त तत्वावधान में आज अहमदाबाद की एक होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसे अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फोरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस के संस्थापक भाई तेज सिंह जी ने संबोधित किया। पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए भाई तेज सिंह ने कहा कि जितना मानव अधिकारों का हनन भारत में होता है, उतना शायद विश्व में कहीं और नहीं होता। हमारे इस देश में जाति और धर्म के नाम पर बेकसूर लोगों को सरेआम दिन दहाड़े मार दिया जाता है और कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ शासन तंत्र की तीनों इकाइयाँ विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका खामोश रहती है। देश में दंगों के नाम पर, भीड़ हिंसा यानी कि मॉब लिंचिंग के नाम पर अथवा आतंकवाद के नाम पर मरने वाले अथवा मारे जाने वाला व्यक्ति दलित, आदिवासी, पिछड़ा अथवा मुसलमान या ईसाई ही होता है। देश में दंगों का इतिहास तो काफ़ी पुराना है, लेकिन देश के बंटवारे के नाम पर शुरू हुई मारामारी से लेकर आज तक मुसलमानों के कत्लेआम का सिलसिला रुका नहीं है। जब से देश में RSS समर्थित भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना शुरू हुई है, इस मारामारी ने उग्र स्वरूप ले लिया है, जिसे भीड़ हिंसा यानी कि मॉब लिंचिंग कहा जाता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में 6,986 और 2017 में 9,013 लोग भीड़ की हिंसा के शिकार हुए, जिसमें शिकारी लगभग हिंदू और हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग हैं। 2020 के दंगों के हवाला देते हुए भाई तेज सिंह ने आगे कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया गया। भाई तेज सिंह ने कहा कि भारत में मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराधों पर देश की विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका तो खामोश है क्योंकि यहाँ सरकार और सरकारी तंत्र पर अति अल्पसंख्यक सवर्ण हिंदू काबिज है। भाई तेज सिंह ने अंत में कहा कि बौद्ध धर्म के धर्मांतरित होने वाले दलितों को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा सुनिश्चित की गई 22 प्रतिज्ञाओं के साथ 23वीं प्रतिज्ञा में मैं किसी भी कीमत पर किसी भी चुनाव में किसी भी सवर्ण हिंदू यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को वोट नहीं दूंगा। ऐसा करने के लिए मैं अपने समाज को भी प्रेरित करूंगा। पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय सचिव भाई रफीउद्दीन अंसारी, वसराम भाई परमार, धीरज चावड़ा, राजू सोलंकी, रफीक साचा, भाई हाफिज गुलाम सरवर, दिलीप दुनेरा आदि मौजूद थे। SR न्यूज गुजरात के लिए सावन हड़के की रिपोर्ट। आप तमाम लोगों को आज यहाँ बुलाया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले आप लोग बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए, आप लोगों का हम आभार प्रकट करते हैं अंबेडकर समाज पार्टी की तरफ से, फोरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस की तरफ से। और आपको पता है देश में जितनी भी समस्याएं हैं तो कई संगठन हैं जो अपने अपने स्तर से लड़ती है, लेकिन फोरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस जो अंबेडकर समाज पार्टी के जेर निगरानी काम कर रही है, पूरे मुल्क में जहां कहीं भी मॉब लिंचिंग के वाक़यात होते हैं, उस तरह की जो घटना घटती है, जो चिंता का विषय देश में लगातार बना हुआ कई वर्षों से, उस पर लगातार जो फोरम के संस्थापक हैं और अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आली जनाब भाई तेज सिंह साहब, वो लगातार पूरे मुल्क में जाकर उसको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। जिनको न्याय नहीं मिला, कैसे न्याय मिले, उसके लिए क्या क्या उचित व्यवस्था किया जा सकता है, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, वो सारे एंगल पर काम किया जा रहा है। आज उसी की एक कड़ी है जो अहमदाबाद में आज आपको बुलाया गया है। मैं चाहूँगा कि सीधे मुद्दे पर बात करने के लिए अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फोरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस के फाउंडर
आली जनाब भाई तेज सिंह साहब अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद। मैं अपनी बात शुरू करूं से पहले मैं थोड़ा तारुफ रह गया। ये बसराम परमार जी हैं जो इस गुजरात प्रदेश को देख रहे हैं। ये हिना बहन हैं, ये ऑफिस सेक्रेटरी हैं हमारे ऑफिस की। ये भी इसको बराबर इनका सहयोग रहता है। पीछे हमारे साचा साहब खड़े हैं, इनका भी बहुत ज़बरदस्त सहयोग रहा है। बहुत मतलब काफ़ी बड़ी टीम हम लोगों ने तैयार की। हाँ, कि जो मॉब लिंचिंग आज का दिन, आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है। आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है और ह्यूमन राइट का जो वायलेशन है सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रहा है। इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रहा है। आप देखेंगे कि 2016 के आंकड़े देखेंगे तो मतलब 8,000 से ज़्यादा मतलब वारदातें हुई मॉब लिंचिंग की। और 2017 की में भी 9,301 वारदातें बाकायदा NCRB ने रिकॉर्ड की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये सारा रिकॉर्ड किया है। ये सरकारी एजेंसी है, होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। जब इतनी ज़्यादा वारदात हुई तो जो मौजूदा होम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर किया कि भैया मॉब लिंचिंग के डाटा आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे। 2017 के बाद डाटा रिकॉर्ड होना बंद हो गए, लेकिन मॉब लिंचिंग नहीं बंद हुई, आए दिन होती है। क्या है? आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 हमें जीने की, इस मुल्क में जीने की हमें इजाज़त देता है कि हम शांतिपूर्वक जी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इकट्ठे होकर किसी न किसी बहाने से, अगर मान लो किसी ने कोई क्राइम भी किया है, कोई चोर है, कोई कुछ है, तो उसको कानून सजा दे, कानून पुलिस के हवाले कर सकते हैं। मॉब इकट्ठा होकर उस आदमी को कानून के हवाले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ उनको पीट के मार दिया जाता है और फिर उसको कोई, उस फैमिली को कोई कंपनसेट नहीं करता, कोई देखने वाला नहीं है। मैं झारखंड का भी विजिट किया, मैंने बिहार का भी विजिट किया, उसके बाद में राजस्थान, अभी मैं आपके यहाँ हूँ, उत्तर प्रदेश को भी मैं देखा है। पूरे देश में, यानी कर्नाटका से लेके केरल से लेके, केरल में तो बहुत कम है, एक आधी वारदात है, लेकिन कर्नाटका हो गया, दूसरा जो स्टेट हो गए, और ज़्यादातर जो बीजेपी के गवर्नर स्टेट हैं, जहाँ बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ सबसे ज़्यादा हुए। 2014 देखिए, पहले 1999 की एक वारदात थी, जो स्टेल्स को, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, उनको जला के मार दिया गया था उड़ीसा के अंदर। पहली घटना थी मॉब लिंचिंग की, जो 50-60 लोगों ने इकट्ठे होकर, जिसमें दारा सिंह चौहान को फांसी भी हुई थी, RSS का कार्यकर्ता था। उसके बाद तो बाढ़ आ गई, लेकिन 2014 के बाद में जैसे ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, तो उसके बाढ़ आ गई और पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके, मुस्लिम को और दलित को टारगेट, आपके उन्नाव में देखिए कितनी बड़ी वारदात हुई कि 4 लड़कों को जीप से खींचकर वहाँ 4 किलोमीटर तक उनको ले गया, बाकी लाठी डंडों से मार के उनका बड़ा हाल कर दिया। ये बहुत बड़ा घटना थी, पूरी दुनिया हिल गई थी। और 2002 में, जिन्हें आप दंगे कहते हैं, जो और भी लोग जो दंगा कहते हैं, दंगा तो जब होता है कि जब 2 कौमें आमने सामने होकर लड़ती हैं। हाँ, 2 कौमें आमने सामने नहीं आई, कुछ लोग मोब इकट्ठा होकर मुसलमानों को घर में से निकाल के मारा, ऐसे मारा, जहाँ भी जैसे मिला कर। ये सबसे बड़ा महा मॉब लिंचिंग का पर्व मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ मना, जिसको 2002 का अब राइट्स कहते हैं। तो ये अजीब तमाशा है। यहाँ मानवाधिकार आयोग है, ये यहाँ पर कार्यपालिका है, जो आपका जो MLA MP हैं, कोई बोलता नहीं, सबको मुँह सिले हुए हैं, सब पार्टी से बंधे हुए हैं। उसके बाद में जुडिशरी है, जुडिशरी भी तो कुछ करती नहीं है। जुडिशरी उल्टा ही, जो शिकायत करने वाला है उसको बैठाते हैं थाने में और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यहाँ निष्क्रिय है। और माफ़ भी चाहूँगा मैं आप लोगों से कि जो चौथा स्तंभ है, मीडिया जिसको कहते हैं, मीडिया भी मोदीमय हो चुका है इस देश में। सच्चाई सामने नहीं आ रही है लोगों के सामने। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो जिस तरह से जो 14 के बाद में जो सरकारें बन रही हैं, EVM एक बहुत बड़ा मुद्दा है। EVM के जरिए बीजेपी उसको मैनेज कर रही है, सत्ता में आ रही है। इसके बाकायदा प्रूफ है हम लोगों के पास में। तो उसको लेके हम अभी इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी हम जाके मिलेंगे। तो जो मॉब लिंचिंग हो रही है, देखिए, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जो पूरी दुनिया में मानवाधिकार की रक्षा के लिए बनाया गया है, ये जो जहाँ हमारे यहाँ भारत का मानवाधिकार होगा, उसकी एक ब्रांच है और उसको वहीं से पेमेंट मिलता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से इनको पैसा मिलता है। जो जितने वहाँ लोग हैं उसमें दफ्तरों में काम करते हैं, बड़े हैं, अध्यक्ष हैं, मेंबर हैं, उनको तनख्वाह वहीं से मिलती है।
लेकिन काम किसका करते हैं वो भी मौन है, सुप्रीम कोर्ट मौन है। अब जब आम जनता जब मारी जा रही है, किसी को किसी का ज़िंदगी लेने का अधिकार नहीं है। ये कानून, इस देश का दस्तूर, इस देश का संविधान किसी को इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी व्यक्ति की कैसे भी जान ले लें। क्रिमिनल को पुलिस के हवाले किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन मारने का किसी को राइट नहीं है। और आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली, एक आध केस को छोड़ के। और टारगेटेड कम्युनिटी दलित और मुस्लिम ही हैं। आप ये तो बहुत बड़े से ये आपका गुजरात है, दैट इज हाईली इन्फेस्टेड, जो मॉब लिंचिंग का है, तमाम घटनाएं होती हैं। यहाँ देखिए 16 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है। क्या ये जो मानवाधिकार आयोग सो रहे हैं? और 16 दिन मतलब 6 दिन के अंदर एक दलित को मार दिया जाता है, यहाँ पर जान से मार दिया जाता है। दलित की बात बता रहा हूँ। तो ये क्या, ये रिकॉर्ड जो आंकड़े जो मेरे पास हैं, क्या मानवाधिकार आयोग के पास नहीं है? इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग के पास भी होने चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये सारी नेशनल इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट के लिए बनी है, वो क्या कर रही हैं? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वो क्या सरकार चलिए, भाजपा की सरकार है, उनका वो मकसद है, वो आरएसएस का एजेंडा लागू कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग सोए पड़े हैं। पूरा देश तो भाजपा का नहीं हो गया, पूरा देश तो आरएसएस का नहीं हो गया। किस तरह से मारामारी हुई है, आपने तो खुद आंखों से, पत्रकार बंधु हुई आंखों से देखा, खुली आंखों से देखा होगा। इसका मतलब क्या है? क्या कभी इस मुल्क में अमन चैन कायम हो सकता है? क्या आप गौर करें कि 800 साल मुसलमानों की हुकूमत में क्या कभी कोई दंगा हुआ हिंदुओं के ऊपर? मैं नहीं समझता कि कोई दंगा हुआ, न कोई ऐसी कोई बात हुई। ब्रिटिश के टाइम पे भी जो पॉलिटिकल लोग थे, पॉलिटिकल लोगों को तो परेशानी हुई, लेकिन आम जनता को ब्रिटिश हुकूमत में भी कोई परेशानी नहीं हुई। और ब्रिटिश ने हमें जीना सिखा दिया। उन्हीं की मेहरबानी है कि डॉक्टर अम्बेडकर जैसे शख्सियत ने इस देश का संविधान लिखा और संविधान में सबको बराबर का हक दिया। फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। कोई भी किसी भी धर्म को माने कैसे करा, ये फंडामेंटल आर्टिकल 25 से लेके 28 तक ये फंडामेंटल राइट है। हम किसी धर्म को माने, किसी को कुछ करें, लेकिन उस पर भी रोक लगाई जा रही है। संविधान के अगेंस्ट में जाके ये कानून बनाए जा रहे हैं। ये क्या मतलब हो रहा है? हम अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकते। और ये टारगेट जो बहुत बड़ी कमजोरी, मुसलमान कम से कम 20-22% मुसलमान हैं और करीब 28-30% यहाँ दलित हैं। और ये इतनी बड़ी कम्युनिटी को भी आप टारगेट बना रहे हैं पुलिस प्रशासन के सहयोग से, शासन प्रशासन के सहयोग से। तो ये क्या हो सकता है? तो भारत में जो मानवाधिकार आयोग है और एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये सारी संस्थाएं सो रही हैं। तो हमारा आप लोगों के सहयोग से यहाँ लोगों को जागरूक करना है और वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं को भी ये सारा रिकॉर्ड लेके हम वहाँ भी उनको अप्रोच करने वाले हैं कि भाई इंडिया में ये कत्लेआम कब तक चलेगा, क्यों चलेगा, खास जो कम्युनिटी हैं, खास जो व्यक्ति हैं, वही क्यों टारगेट हैं। आज बस मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। बनी है वो चूक क्यों है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो है कि जो इन ऐसी घटनाओं को बार देखिए, यहाँ एक जाति और धर्म बहुत बड़ी सच्चाई है। जाति के बगैर पूछे कोई ना पानी पीता ना पिलाया जाता है। आज भी बात जो कहते हैं छुआछूत गवर्नमेंट ने माना है। गवर्नमेंट ने आर्टिकल 341 पे जब बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो गवर्नमेंट ने लिख के दिया कि मुसलमानों में जब मुसलमानों ने जब वहाँ गए आर्टिकल 341 के खिलाफ, तो वहाँ कोर्ट ने जब जवाब मांगा सरकार से, तो सरकार ने लिख के दिया कि भाई हिंदुओं में छुआछूत है और मुसलमानों में छुआछूत नहीं है, इसलिए जो मुस्लिम दलितों को वो अधिकार नहीं दिए जा सकते, रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। अभी इसका मतलब सरकार आज भी मान रही है कि छुआछूत है। ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है उसमें लिखा हुआ है। तो जो लोग जो दंगे करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, वही लोग ह्यूमन राइट कमीशन में बैठे हैं, वही लोग पुलिस में बैठे हैं, वही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। तो फिर क्या सत्ता के सहयोग से तो सारा हो रहा है। अभी देखिए एक रिपोर्ट आई है, दिल्ली के दंगों में रिपोर्ट आई है जिसमें अरविंद केजरीवाल और जो अमित शाह जी को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनकी उसमें है। उस रिपोर्ट में जब होम मिनिस्टर दंगे करवाएगा, चीफ मिनिस्टर दंगे करवाएगा, तो फिर लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? आप जस्ट इमेजिन। और अमित शाह ये किस कैटेगरी से आते हैं, ये क्यों करवाना चाहते हैं, मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुसलमानों को क्यों मिटाना चाहते हैं? ऐसे तो नहीं चलेगा। कब तक सोते रहेंगे? कब तक हम तो दलित तमाशबीन बने रहेंगे? तो ये तो कभी न कभी तो ये विस्फोट होगा, और विस्फोट होगा तो शायद ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जाति और धर्म जो होता है ना, सांप्रदायिकता, ये दो वजह हैं। सांप्रदायिक माइंड के और जातिवादी माइंड के लोग ही इस
तरह की उसको अंजाम दे रहे हैं वारदातों को, और वही लोग शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, पुलिस में बैठे हुए हैं, इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है यहाँ पर किसी को। कानूनी लड़ाई क्या लड़ सकते हैं मॉब लिंचिंग वाले? साहब, कानून की लड़ाई तो वो भी लड़ी जा रही है, लेकिन कानून में न्याय नहीं मिलता। न्यायपालिका में देखिए, माफ़ कीजिएगा, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था कि ब्राह्मण का न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसलिए उसे न्यायपालिका में नहीं रखा जाना चाहिए। ये बाकायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में ऑर्डर पास किया। आज 99% जज ब्राह्मण है। कॉलेजियम का क्या मतलब है? आप कंपटीशन कराइए, आए ब्राह्मण, हमें कोई दिक्कत नहीं है, IAS IPS बन रहे हैं ब्राह्मण, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यायपालिका को आप कॉलेजियम के माध्यम से भर देंगे तो कैसे न्याय मिलेगा? क्या मिलेगा? कास्टिस्ट माइंड के लोग, जातिवादी माइंड के लोग वहाँ बैठे हैं, वो नहीं देते। और देखिए, ह्यूमन राइट कमीशन है, अगर आपने ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत की तो वो आपकी अर्जी उसी थाने में जाएगी, उसी से रिपोर्ट मांगेंगे जिसने लीपापूती की है, इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है। कानून से क्या करेंगे? ये तो लड़ाई सड़कों पर लड़नी पड़ेगी। आपके साथ और कितने लोग जुड़े हुए और राष्ट्रीय लेवल पे आवाज़ उठाई है आपने इसकी? ना, बिल्कुल राष्ट्रीय लेवल पे हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे पास लाखों लोग हैं। हम लोग 78 से काम कर रहे हैं इसमें। 78 से हम लोग इसी मामले पर काम कर रहे हैं। जो मजलूम हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए हम लोग आगे आके काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं, मुजीब की माँ भी अब तक रो रही है और अखलाक पहलू पे आप लोग कहीं सामने आए हैं? हम अखलाक पहलू के यहाँ भी गए हैं, मुजीब के यहाँ भी गए हैं, मजलूम अंसारी के यहाँ भी गए हैं, तमाम लोगों के यहाँ जा रहे हैं। उनकी हालत देखिए, और बाकायदा हम रिपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि देखिए ये हालत है। जब वारदात होती है तो तमाम नेता आते हैं, 4 आश्वासन देते हैं, उसके बाद कोई मुड़ के नहीं देखता। वो बेचारे कितने उसमें जी रहे हैं, बहुत मुश्किल में। तो वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और अच्छे लोग हैं जो 4 पैसे खर्च कर सकते हैं, उनसे उनको कंपनसेट कराने की भी हम लोग कोशिश करते हैं उनको। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति ये है कि ये मॉब लिंचिंग बंद होनी चाहिए, दलितों पे अत्याचार बंद होना चाहिए। अत्याचार तो किसी पे भी नहीं होना चाहिए। यहाँ न्याय है, कानून सबको बराबर कर दिया, तो फिर पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका में गैर बराबरी क्यों मांगती है? क्यों जातिवादी मान से हम लोगों को उसी तरह से ट्रीट मिल रहा है जो कभी हज़ारों साल पहले मिलता रहा है? तो अब तो मतलब यहाँ बराबरी है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन भारत हमारा पीछे जा रहा है। भारत में जो वो मानसिकता, गंदी मानसिकता के लोग हैं, आज भी शासन सत्ता में बैठे हुए हैं बाई डिफ़ॉल्ट, नॉट अच्छे कामों की वजह से नहीं। आप देखिए, वो यहाँ ये नोटबंदी होती है, कोरोना में किस तरह से लाखों लोग मारे गए और कितने लोग कैसे क्या हो गए, फिर भी सरकार जीत रही है। सरकार वोटों से नहीं जीत रही, सरकार EVM मैनिपुलेशन से जीत रही है। और ये खुलासा हो रहा है। कब तक ये बचाएंगे, कब तक क्या बचाएंगे? ये सारा लोगों में इस तरह का रोष बढ़ता जा रहा है। बढ़ेगा तो अच्छे को उखाड़ के, सत्ता में उखाड़ के फेंक देती है जनता में बहुत बड़ी ताकत है। बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया गया है, तो क्या आप आगे करोगे? सर, अपराधियों को जो छोड़ दिया जाता है और अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको 20-20 साल, 21 साल आपका ट्रायल होगा, और ट्रायल होने के बाद में आपको बेगुनाह कह के छोड़ा जाएगा, कोई कंपनसेशन नहीं। अगर वैसे नॉर्मल सजाए आपका कह दी है तो उससे तो कुछ भत्ता मिलता है रोज का। जब वहाँ से जेल से छूटता है तो उसको पैसा मिलता है। जो 20-20 साल ट्रायल के बाद में, 21 साल ट्रायल के बाद में, 10-10 साल, 5-5 साल ट्रायल के बाद में कह देते हैं ये बेगुनाह हैं। और ऐसे हज़ारों केसेज हुए हैं। क्या न्यायपालिका की आंखें बंद नहीं? क्या मैं चाहता हूँ ये क्राइम कैसे बंद होगा कि अगर न्यायपालिका निष्पक्ष हो जाए, और जिस पुलिस अफसर ने जो चार्जशीट दाखिल की है, और चार्जशीट अगर झूठी पाई जाती है तो उस पुलिस अधिकारी को नौकरी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से हो, इम्प्लीमेंट हो, तो ईमानदारी से काम हो, तो भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बेईमानी से होता है, कास्टिस्ट माइंड से होता है, सांप्रदायिकता हमारे दिमाग में भरी हुई है, उससे लोग बैठ के चाहे कितनी बड़ी कुर्सी पे बैठा दो, वही काम करते हैं। ये जरूरी है अहमदाबाद में ऐसी जहाँ जगह है जहाँ लोग मजलूम है, वहाँ पर उनकी आवाज़ तो सरकारें सुन नहीं रही है। तो आप जैसी तंजीम में जो बिल्कुल हम उठाएंगे, हमें नहीं है, आपको मजबूती से संगठन को बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसके लिए हमें आपका भी सहयोग चाहिए भाई। EVM के लिए तो सेक्युलर पार्टी है जो उसका भी विरोध करना चाहिए, जैसे कांग्रेस। साहब नहीं करे, सब चोर बैठे हुए हैं। आप बेखत कैमरा ऑन कर लो, चोर हैं सब, और चोर ED से डरे हुए हैं, CBI से डरे हुए हैं। ये चोर कैसे आवाज़ उठाएंगे? जी सरोजा बहन बैठो, आप सरोजा बहन हैं। ये सारा देखिए, ये जो डरे हुए हैं लोग, टेरराइज्ड हैं, चाहे लालू यादव हों, चाहे मुलायम सिंह यादव का खानदान हो,
8-8 हज़ार करोड़ तुमने कहाँ से, कौन सी तुम्हारे यहाँ फैक्ट्री चल रही है, कितना कर लिया? मायावती कितने लाख करोड़ की मालिक है, कहाँ से मालिक हो गई? ये बेईमान लोग सियासत में आए तो वो कैसे आवाज़ उठाएंगे? बेईमान का तो सिर नीचा होता है, बेईमान का सिर नीचा होता है, ये आवाज़ इसलिए नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, बेईमान है। और हम लोग उसका पर्दाफाश करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं हम। हाथरस वाली जो वारदात हुई दलित बेटी के साथ, जी शर्मसार घटना थी, वो पूरे वर्ल्ड में उसकी मैं बता रहा हूँ साहब, हर 16 मिनट में एक दलित महिला का बलात्कार होता है, रिकॉर्ड एनसीआरबी का डाटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, नेशनल क्राइम रिसर्च रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा कह रहा है। हाथरस में तो इन लोगों ने ये कहा कि उसका तो जला दिया बिना माप के, अरे चिता जला दी। अच्छा, ये रिपोर्टेड केस हैं जिन पे एफआईआर दर्ज हो जाती है, वो केस एनसीआरबी में आते हैं, तमाम रिपोर्ट तो ऐसे हैं कि थानेदार जांच के ही भगा देता है। ये क्या है? कानून का मजाक है यहाँ पे। कानून के रखवाले ही कानून को वो मतलब ख़त्म करने में लगे हुए, कानून के खिलाफ चल रहे हैं। और अब केजरीवाल के सपोर्ट में क्या है, पूरे भारत में ये लोग सत्ता, इनका विरोध पक्ष भी खत्म करना चाहते हैं। केजरीवाल जो है इनको सपोर्ट में ये भारतीय जनता पार्टी। देखिए, केजरीवाल भी वहाँ तो हम लोग इसको आरएसएस का छोटा रिचार्ज बोलते हैं। हाँ, और ये तो ज़्यादा डेंजरस है केजरीवाल, सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे मोदी से ज़्यादा डेंजरस है, अमित शाह से ज़्यादा। यही समझा रहे हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा अगर खतरनाक है तो केजरीवाल। ये आने वाले समय में मुसलमान और दलित जो भी है माइनॉरिटी को बहुत लड़ेगा। बिल्कुल केजरीवाल को केजरीवाल की वजह से हुआ। जी 100 सीटों पर डिस्टर्ब किया। हाँ, 100 पे डिस्टर्ब किया। अब फुल नेम आपका? वालेकुम जी, आपका फुल नेम? मेरा नाम भाई तेज सिंह। जी मैं रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हूँ, कस्टम में डिप्टी कमिश्नर था, वहाँ से हुआ 2004 में रिजाइन किया था मैंने, रिटायर नहीं हुआ, उसके बाद से ये सारा मूवमेंट में मैं लगा हुआ। और आप जिस बीएसपी को देख रहे हैं, बीएसपी को बनाने में बढ़ाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा मेरा। हाँ जी, हाँ विजुअल 2017 में एक भाई यहीं से लड़े थे बीएसपी में। हाँ, नहीं बीएसपी अब खत्म हो गया, अब तो खत्म हो गया। तो आप लोगों का समाजवादी पार्टी एक सीट निकाल गई गुजरात से। हाँ, वो तो एक सीट तो इंडिपेंडेंट भी निकाल लेता है, तो वो नहीं, वो पार्टी। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।